बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। लंदन से नवाज़ शरीफ ने दोबारा रियासत पर हमला किया है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि इदारों का एक दिन में दूसरा बड़ा झटका, और ये झटका पहुँचते ही नवाज़ शरीफ चीख पड़े हैं और नवाज़ शरीफ ने लंदन से अहम एक बयान दिया है और एक तकरीर की है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मरीम नवाज़ की नौकरानी ने चेयरमैन नैब और नैब के इदारे पर और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से जो गालम गलूच की है और क्यों तकलीफ़ में है, ऐसा क्या कर दिया है नैब ने, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जाती उमरा से लंदन तक चीखें ही चीखें हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हाफिज़ साद रिजवी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जिनको नज़रबंद किया गया था जब धरनों का मामला था और उसके बाद उनका 3 माह का पीरियड ख़त्म हुआ था, तो 3 माह के बाद दोबारा उनको नज़रबंद कर दिया गया था। एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने यह फरमाया था कि इनकी नज़रबंदी गैर कानूनी है, और एक शख्स जो जेल में बैठा है आप उसके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो जेल में बैठ कर वरगला रहा है या वो अमन व अमा का मसला पैदा कर रहा है, और उनके ख़िलाफ़ ये जो आपकी तरफ से एलिगेशन है ये दुरुस्त नहीं है, ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने फरमाया था। फिर मामला आ जाता है दोबारा नज़रबंदी का, उसको चैलेंज किया गया। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में आज समाअत हुई। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे हाफिज़ साद रिजवी के चचा की दरख्वास्त पर। जब दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई और आज जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद काफ़ी देर ये बहस होती रही, समाअत होती रही। अब कल का दिन दोबारा इसमें फ़िक्स किया गया है, और कल के दिन इसमें जो अहम एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनकी अहम आर्गूमेंट्स और अहम बहस होगी, और वो बताएंगे कि कैसे दोबारा नज़रबंदी की जा सकती है या ऐसे कौन से थ्रेट्स थे जिनकी बुनियाद पर हाफिज़ साद रिजवी को नज़रबंद किया गया। अहमद वैस अब कल अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया था। सरकारी वकील ने एतराज़ करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ने वफाक को फ़रीक नहीं बनाया, सिर्फ पंजाब को फ़रीक बना के वो अदालत से रिलीफ लेना चाहता है। मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर के रूबरू स्पेशल सेक्रेटरी होम पेश हुए, और उन्होंने हाफिज़ साद रिजवी के हवाले से सारी जो डिटेल्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अदालत में पेश की, और अदालत ने कल तक के लिए समाअत मुलतवी की है। हाफिज़ साद रिजवी के ख़िलाफ़ 12 मुकदमात हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात और कत्ल की दफ़ात, अक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये इसके अलावा है क्योंकि जो मुकदमा हुआ है वो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ही ख़त्म होगा, और उसके लिए गिरफ़्तारी होती है, ज़मानत होगी, ट्रायल होगा, और उसके बाद ये मामला जाके वाइंड अप होगा। तो अब देखते हैं कि कल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला सामने आता है। दूसरी तरफ जो आज आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई। न्यूयॉर्क में जो अपार्टमेंट था आसिफ जरदारी का, जिसके बारे में बिलावल जरदारी और जो मुराद अली शाह हैं वो बार बार अमेरिका के चक्कर भी लगा रहे हैं, और ज़राए का ये कहना है कि ये उस अपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। नैब के जितने भी केसेस हैं उसमें आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर मुश्तमिल है, लेकिन आसिफ जरदारी का मामला था तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। आसिफ जरदारी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। साथ ही फ़ारूक अचनायक साहब की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई, उनके मुआवन की तरफ से, असिस्टेंट की तरफ से, कि वो मास्को गए हैं। जैसे सानिया मॉडल टाउन केस इसलिए एडजर्न किया गया है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी मास्को गए हुए हैं। कोई 1 हफ़्ते का वहाँ पर ऑफिशियल टूर है सेनेट की तरफ से, और उसमें फ़ारूक नाइक साहब भी तशरीफ़ ले गए हैं। तो इस वजह से आज समाअत मुलतवी होगी। अदालत ने आसिफ जरदारी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 7 अक्टूबर तक तौसीह दे दी। अब आसिफ जरदारी की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना है उस पर सवालात बहरहाल ज़रूर उठते हैं कि ना वो बीमार है, ना कोई ऐसा मामला है, और अगर ऐसे ही अदालतों ने रिलीफ देना है। आपको याद होगा कि हम बड़े केसेस के ऊपर बात करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं और उनको अदालत में अलील हालत में लाया जाए तो उसके बावजूद अदालतें माफ़ी नहीं देती, लेकिन आसिफ जरदारी को ये क्यों स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, ये मामला आगे जाके इसका पता चल जाएगा कि आसिफ जरदारी को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता।
आज नैब की अपीलें थीं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच था अपीलों पर समाअत हुई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने के हवाले से अपील थी। नवाज शरीफ को कसूरवार पाया गया मगर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नहीं दी गई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जब कोई कसूरवार पाया जाए तो फिर अदालत का इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 14 साल है। 14 साल की सज़ा देनी थी लेकिन अदालत ने 7 साल की सज़ा दी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील की थी वो खारिज हो चुकी है। आप जानते हैं कि 2 अपीलें थी नवाज शरीफ की, एक एवनफील्ड रेफरेंस के ख़िलाफ़ फ़ैसले के ख़िलाफ़ और एक थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ख़िलाफ़। दोनों खारिज हो गई नवाज शरीफ की। और 2 अपीलें थी, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के ख़िलाफ़ अपील थी और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने के हवाले से अपील थी। किसकी? नैब की, जिस पर समाअत हुई। जज ने इस्तफ़सार किया कि नवाज शरीफ खुद मौजूद ही नहीं तो आपकी अपील आगे कैसे चलेगी, क्या मेरिट पर जाकर पूरा केस देखेंगे? जिस पर बताया गया अदालत को कि बिल्कुल देखा जा सकता है, जैसे ट्रायल एब इनिशियो का एक कंसेप्ट है या जो ट्रायल है वो उन गैर मौजूदगी में, मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ट्रायल जो है वो उस पर अमल दरामद हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, सुना जा सकता है। और इस पर आसिफ सईद खोसा साहब की भी जजमेंट है और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत हुई वो उनकी गैर मौजूदगी में हुई और गैर मौजूदगी में सारा केस सुना गया और सज़ा सुनाई गई। तो उस पर फिर नैब ने कहा कि क्योंकि इसमें मुजरिम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, एविडेंस हुई, ट्रायल हुआ, मुजरिम मौजूद था, अब अपीलें हैं, अपीलें उनके वकील ने बहस करनी है और बहस होगी तो ये मामला आगे चल पड़ेगा। जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि सवाल किया कि नवाज शरीफ मौजूद ही नहीं तो क्या हम इनकी अदम मौजूदगी में आपकी अपीलें सुने? उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी, अगर साबिक वज़ीर आज़म मौजूद नहीं तो उनकी अदम मौजूदगी में अपीलें चलाई जाएँ। इस पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि खुलासा बनाकर आइंदा समाअत पर पेश करें। आप तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाएं कि आप कैसे चलाना चाहते हैं। 2 सवालात बड़े अहम थे। एक तो यह है कि नवाज शरीफ की जो अदम मौजूदगी में क्या ट्रायल चलाया जा सकता है, अपील चलाई जा सकती है। अच्छा, अपील जो है ये इसको कहा जाता है कि वो ट्रायल ही कंटिन्यू होता है अपील में भी। इस वजह से अगर अपील को ट्रायल का भी कह दिया जाए तो ये गलत लफ्ज़ नहीं होगा। अदालत में जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से 2 सवालात थे बड़े अहम। एक सवाल ये था कि आप इस मामले को देखें और ये बताएं कि क्या उनकी अदम मौजूदगी में अपील सुनी जा सकती है या नहीं। दूसरा ये कहा गया कि जो अगर गुनहगार करार दे दिया था अरशद मलिक ने तो फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्यों नहीं दी, इसकी भी कोई रीज़न पूरी जजमेंट में मौजूद है। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कोई रीज़न नहीं दी कि मैक्सिमम सज़ा क्यों नहीं दी गई, किस वजह से मिनिमम सज़ा दी गई है। उस पर अदालत ने कहा कि आप इसका जो है वो खुलासा केस का वो अदालत में जमा करवा दें। 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी और पहले मरीम नवाज़ की जो एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से वो सुनी जाएंगी और फिर ये मामला आगे सुना जाएगा। फिर जो चेयरमैन नैब के हवाले से और आज जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है 8 मिलियन पाउंड्स को की रिकवरी के हवाले से, मरीम नवाज़ की जो खसूसी जो तर्जमान हैं मरीम औरंगज़ेब, उन्होंने नैब प्रेस रिलीज़ पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि नैब की नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ नहीं बल्कि ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है। उन्होंने कहा जिस फैसले पर प्रेस रिलीज़ जारी की गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अच्छा, इन लोगों के अंदर ना कोई शर्म है ना हया है। वो मामला खारिज हो चुकी, अपीलें खारिज हो चुकी, एवनफील्ड जो रेफरेंस है नवाज शरीफ के हद तक खारिज हो चुका, फिर कहती हैं कि ये इस्लामाबाद में पेंडिंग है। अब मेंटेलिटी चेक करें और इतनी ढिठाई से बोलती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि या इनको अक्ल नहीं है या पता नहीं है या जानबूझ के अवाम को बेवकूफ़ समझती हैं। कहती हैं कि उस मामले पर प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उस पर हतमी फ़ैसला नहीं आया। उन्होंने उठा के आपकी अपीलें मुँह पर दे मारी हैं, अब अपीलें खारिज हो गई हैं। खारिज होना होता है जब वो आएंगे उसके बाद वो अपनी कंडोनेशन ऑफ डिले अदालत के सामने रखेंगे कि कहाँ थे, अदालत को सेटिस्फाई करेंगे तो अपीलें दोबारा सुनी जाएंगी। इस वक्त उनकी सज़ा इंटैक्ट है और अपीलें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं और फिर कहती हैं कि नहीं उनका केस ज़ेर समाअत है। फिर कहती हैं नैब की नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ गैर कानूनी है। नैब किस कानून के तहत मीडिया ट्रायल कर रहा है? उन्होंने कहा कि इमरान खान के सियासी एजेंडे का एहलकार और चेयरमैन नैब इमरान खान के ग़ुलाम बने हुए हैं और साथ वो उन्होंने कहा कि ये अंधे और बहरे हैं, इस वजह से ये एक पाई की भी करप्शन हमारे खिलाफ साबित नहीं कर सके। अब अगर पाई की करप्शन साबित नहीं हुई तो ये 8 मिलियन पाउंड का जो आपके ऊपर जुर्माना है 1 अरब 85 करोड़ का, ये फिर क्या है?
आज भी इतनी ढिठाई से कह रही हैं कि हमारे 3 सालों में एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मरियम औरंगज़ेब की ये आज की स्टेटमेंट है और ये आज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर नवाज शरीफ ने आज लंदन से तकरीर की है और कहा है कि हमारे मुल्क में ना आइन की पासदारी है, ना पार्लियामेंट की इज़्ज़त है। साथ कहते हैं कि जो हमारे दरमियान बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो आवाम के वोट से मुंतखब हुए हैं, लेकिन इनको 1 मिनट में फ़ारिग कर दिया जाता है। उन्होंने कहा 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। वज़ीर आज़म को अकामे या भैंस चोरी के मुकदमे में घर भेज दिया जाता है। अगर आप कहते हैं कि भैंस चोरी का मुकदमा कोई आम चीज़ है या अकामा रखना कोई आम चीज़ है, अगर हमारे मुल्क में, और एक वक्त था आपको अमीरुल मोमिनीन बनने का बड़ा शौक़ था, और अगर हमारे मुल्क में शरिया लॉ होता और इस्लामिक कवानीन पर अमल दरामद होता तो भैंस चोरी पर भी आपको घर न भेजते, आपके हाथ काट के, आप एक हाथ काटा जाता, पहले आपके दूसरे हाथ में पकड़ाया जाता, फिर चोरी करते दूसरा हाथ भी काट दिया जाता, आपको खाली घर न भेजा जाता। यहाँ आपको घर भेजा गया है और आप घर भेजने के बाद भी रियासत और आइन के ऊपर सवालात उठाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। फिर कहते हैं कि हाँ, अवाम हुक्मरानों की जान को रो रही है। आज हम खड़े हैं, कोई इनसे पूछे आटा चीनी अद्वियात क्यों महंगी हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसियाँ दी जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप उसी ज़ियाउल हक जिसने फांसी दी थी मुंतखब वज़ीर आज़म को, उसके फीडर से तो आपने दूध पिया और आप इलेक्शन, आप वहाँ वज़ीर आला बने, आप लीडर बने, आपने जमात बनाई, और आज आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए कहते हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसियाँ दी गई। मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसियाँ किसने दी? आपके ज़ियाउल हक ने। यूसुफ रज़ा गिलानी को किसने 1 मिनट में फ़ारिग किया? आपके इफ्तिखार चौधरी ने। इल्ज़ाम आप किस पे लगा रहे हैं? क्यों आप, और जब आपको घर भेजा गया उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत ही नहीं थी, और फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये इनका है, नवाज शरीफ ने कहा कि हम सारे के सारे मामलात में, फिर कहते हैं मेरे दौर में जो तोहफे मिलते थे उसका अंदराज होता था, जमा करवाया जाता था। जब इनसे तोहफ़ों के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं ये मुल्क की वक़ार के ख़िलाफ़ साजिश है। जिस शख्स के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंस फाइल हुआ हो, 15% दे के जिसने करोड़ों रुपए के तोहफे हथियाए हों, वो आज कह रहा है इमरान खान से हिसाब मांग रहा है। ये कहते हैं कि अब इस पर क्या मैं बात करूं या इनको क्या मैं अल्फाज दूं, आप बेहतर जानते हैं। और आप, मैं ये समझता हूं कि आप ख़ुद इनको अल्फाज देंगे जो आपको बेहतर लगेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।